नमस्ते दोस्तों, आज का डेट है 8 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक बर्ड लोकेशन जो है ब्लैक सी से संबंधित, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है काला सागर जो अनाज पहल है। अभी वर्तमान समय में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली में बहुत से लोग आए हुए हैं, चाहे रूस के प्रतिनिधि हों, तुर्की के प्रतिनिधि हों, तो ये सारे मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि काला सागर अनाज पहल को पुनर्जीवित करने पर बातचीत के लिए दिल्ली को जगह बनाया जा रहा है। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वहीं अगला आर्टिकल है लुप्त होती भाषाएं, डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेज, लुप्त होती आवाजें, वैनिशिंग लैंग्वेजेज। तो इसके लिए जो स्थानीय भाषाएं हैं वो हमारा बहुत तेजी से लुप्त हो रहा है, तो इसी के समाधान के लिए इसका एक विस्तार से आर्टिकल आया है आज द हिंदू में। ये एडिटोरियल में है और ये भी एडिटोरियल में। तो लास्ट आर्टिकल है इंडो पैसिफिक में सियोल की खोज, मतलब कि साउथ कोरिया अब भारत के साथ जो संबंधों का 50वां सालगिरह मना रहा है, तो इससे भारत के साथ अपने पार्टनरशिप को और बेहतर करने के लिए कदम उठा रहा है, जिससे कि हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में और मजबूती बढ़े। तो इसी को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लैक सी। तो ब्लैक सी जो है काला सागर पश्चिम में, तो यहाँ पे हम लोग मैप के अनुसार देख लेते हैं। पश्चिम में बुल्गारिया, उसके बाद रोमानिया, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्व में रसिया, यहाँ पे यूक्रेन, उसके बाद दक्षिण में टर्की। तो ये सारा अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसे काला सागर क्यों कहते हैं, इसकी क्या क्या परिकल्पनाएं हैं। तो समुद्र में हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन के कारण जहाज़ों से धातु की वस्तुएं, मृत पौधे जो पेड़ पौधे उसमें गिर जाते हैं और लंबे समय तक सड़ते रहते हैं, और पशु पदार्थों जो कि पशुओं के वेस्ट होते हैं, मरे हुए जो अनेक प्रकार के पशु होते हैं, इंसान होते हैं, तो इनके जो वेस्ट होते हैं वो लंबे समय तक 150 मीटर से अधिक गहराई में डूब जाते हैं और इससे काले कीचड़ के रूप में ढक जाते हैं। तो यही नाविकों के दृष्टिकोण से कहा कि सर्दियों में भयानक तूफान के कारण समुद्र काला हो गया है तथा इस दौरान पानी इतना गहरा हो जाता है कि वह काला दिखता है, इसी कारण इसे काला सागर कहा जाता है। क्लियर है। तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है ब्लैक सी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये निप्रो रिवर है, ठीक है। इसे डेन्यूब रिवर कहते हैं। रिवर बहुत जरूरी है, ये दोनों ब्लैक सी में कनेक्ट होती है। यहाँ पे डेन्यूब नदी का माउथ है, ठीक है। ये फिर एजन सी है, यहाँ पे सी ऑफ क्रेट है, यहाँ मेडिटेरियन सी है, इस्तांबुल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कंट्रीज हैं देख लीजिए, अभी हम लोग देखे थे, टर्की हो गया साउथ में, उसके बाद रूस हो गया नॉर्थ ईस्ट में, जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके बाद रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। यहाँ पे इस मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीस हो गया, ठीक है, उसमें नहीं था। इसको याद करने का तरीका है BURGERT, ठीक है। यहाँ पे जी मतलब जॉर्जिया। तो ग्रीस जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एक ही जी है यहाँ पे, अब वो जॉर्जिया डिनोट करता है। तो ये क्लियर हो गया। ये डेन्यूब रीजन, नदी आसपास में याद रखें, ये बग रिवर है, ये निप्रो है, सी ऑफ अजोब ये याद है। उसके बाद स्ट्रेट भी याद रखिए, कर्च स्ट्रेट है। उसके बाद सी ऑफ मरमरा यहाँ पे ही है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। ये है जो अभी आया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, मतलब कि काला सागर अनाज पहल को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत का सबसे स्थान दिल्ली को माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि वैश्विक नेता G20 शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को दिल्ली में एकत्रित हुए। तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो एकत्रित हुए, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये PCS में ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्हीं की जो बातचीत से कहा जाता है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को ही बोला जाता है BSGI या फिर BSI, ठीक है। तो रूस और यूक्रेन से अनाज के निर्यात की सुविधा देने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सौदा किया गया था, वो जुलाई में समाप्त हो रहा है। तो इसी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे ये सारे लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो प्रयासरत हैं। तो दिल्ली में मौजूद लोगों में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप एर्दोगन, देखिए यहाँ पे है,
सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए हैं, चाहे तुर्की के हों, रूस के हों, ठीक है। तो ये सारे कंट्री जो हैं वो वेस्टर्न कंट्री के हित में साधने के लिए, जो यहाँ पे अनाज तेजी से बढ़ रहा है, अनाज का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि रूस के साथ कोई नेगोशिएशन हो जाए। तो दिल्ली में मौजूद लोगों में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन और उसके बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गोई लावरेज, साथ ही यूरोपियन संघ के नेता भी हैं और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि एक समझौता करे जो रूस को आश्वस्त करे और एक ऐसे विनिमय एक्सचेंज को किया जाए जिससे कि हम जो अनाज का आदान प्रदान जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अनुमति दे सके। तो इसमें यही कहा जाता है कि रूस ऐसा कुछ करे जिससे कि यूक्रेनी बंदरगाहों को जल्द से जल्द फिर से चालू किया जा सके। तो यहीं पे बीएसआई के बारे में कहा जाता है कि जिस पर यूक्रेन संघर्ष के कारण जो वहाँ पे वीट है, वीट हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया और अदर जो कमोडिटीज हैं, ड्यू टू यूक्रेन और रूस का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके कारण रुका हुआ है। तो 17 जुलाई को ये दोनों के बीच का जो अनाज का आदान प्रदान का जो था, ये कहा जाता है अनकेप्ट प्रॉमिस, ठीक है, कि जो वेस्टर्न कंट्री ने अभी रूस के साथ अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो रूस ने भी यूक्रेन में ये अनाज का आदान प्रदान का जो पुल था, ब्रिज ही समाप्त कर दिया, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन वाले जगह थे उसे समाप्त कर दिया। तो यहीं पे कहा जाता है गुरुवार को श्री गुटेरेस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो यही कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को हल करने में बहुत डीपली एंगेज्ड है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री, यूएसए, ईयू के अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी हैं, फिर भी वो रूस के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। तो क्या पता रूस भी अपने कुछ पॉइंट्स को रख दे कि जिससे हमारे प्रतिबंध को हटाया जाए, जिससे कि हम भी अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री में दे सकें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस को वित्तीय बाजारों तक अधिक पहुँच प्रदान करना और बदले में अनाज निर्यात कराने की गारंटी प्राप्त करना ही जो अभी वेस्टर्न कंट्री जो आए हुए हैं दिल्ली में, उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो रूस यूक्रेन जहाज़ों को और बंदरगाह को खराब ना करे, उसके बाद वहाँ पे बमबारी ना करे, ये सुनिश्चित करे, ऐसा वेस्टर्न कंट्री चाहती है। परंतु उसके भी कुछ अपने ही रूल रेगुलेशन होंगे, रूस के भी अपने हित हैं, वो भी अगर उसे मिलेगा तभी वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन करेंगे। अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी इंडिया आसियान रिलेशन है उसको एक्सपैंड करने के लिए 12 पॉइंट प्रपोजल को प्रस्तुत किया है। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसमें मुख्यतः है, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, जैसे आतंकवाद, उसके बाद आतंकी वित्त पोषण, उसके बाद साइबर दुष्प्रचार, यहाँ पे क्लियर है, टेररिज्म, उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग, साइबर डिसइंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने अनेक मुद्दों को उठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कनेक्टिविटी ट्रेड, तो कनेक्टिविटी ट्रेड, उसके बाद डिजिटल चेंज जैसे कई क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच सहयोग को विस्तार कर रहा है। इसी के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए गए हैं। तो यहाँ पे 1, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 तो यहीं पे हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने नियम आधारित, उसके बाद हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी बात की जा रही है WHO द्वारा, जिससे कि हम जो आयुष को हैं, जो हमारा स्थानीय चिकित्सा प्रणाली है, उसको भी वैश्विक पटल पे ला सकें। तो इसकी बात की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोविड जैसा फिर से कोई त्रासदी आता है तो उससे निपटने में हम सफल हो सके। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके बाद भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना और आसियान भागीदारी के साथ, तो यहाँ पे भी देखिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसके बाद कनेक्टिविटी को बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की जा रही है। उसके बाद वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा ये सारी जो प्रस्ताव हैं इसको बताया गया। इसमें और कुछ बातें कही जाती है, जैसे कि समुद्री सहयोग, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी को अच्छा से इन्हांस करना है, प्रगति करना है, साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत जो है साझेदारी को और बेहतर करेगा। इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना
बनाएगा। ठीक है, दस्तावेज में कहा गया है कि जो हमारा मरीन इकोनॉमी वहाँ भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उसके बाद अंतरिक्ष स्पेस हो गया, उसके बाद खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी। तो ये सारे पॉइंट देखते जाइएगा। ठीक है, को बढ़ावा देने के अलावा भारत प्रशांत में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी पहल का समर्थन करने पर सहमत हुई। और इसमें एक और बात कही गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ, तो ये भी एक पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, जो हमारा की पिलर है वो आसियान ही है, तो ये भी एक बेहतर पॉइंट है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ता है, साझा मूल्यों के साथ साथ क्षेत्रीय। तो हमारा जो भारत है और आसियान है जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है। ठीक है, म्यांमार के बाद सारा जगह का सारा मेंबर जो है वो आसियान का ही है, जो हमें और या आसियान के मैक्सिमम देशों में बौद्ध धर्म अपनाया गया है जिसकी जड़ें भारत में है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का इतिहास भी जुड़ा है और भूगोल भी जुड़ा है। तो साझा मूल्यों के साथ साथ क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और बहुध्रुवीय दुनिया में साझा विश्वास भी हमें एक साथ बांधता है। तो इसमें एक बात और कही जाती है हेल्थ सेक्टर के लिए, जो भारत में WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें आसियान देशों को भी आमंत्रित किया गया, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो जन औषधि केंद्र हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान किया जा सके और आसियान देशों को आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने में भी सहायता मिल सके। तो अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है और आसियान विकास का केंद्र है क्योंकि आसियान क्षेत्र वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, जिसमें कहा गया एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यही भावना भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय भी है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एकजुटता पर प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खासकर आसियान देशों के साथ। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें व्यापार, निवेश के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि लुप्त होती भाषाएं और लुप्त होते आवाज, मतलब कि डिसअपियरिंग लैंग्वेजेज, वैनिशिंग वॉइसेज। इसमें राइटर जो हैं वो हैं सुप्रकाश चंद्र रॉय, जो हैं एक राइटर, ऑथर और फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ द जर्नल साइंस एंड कल्चर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत में यहाँ पे राइटर कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी एक आम भाषा के रूप में ब्रिटिश राज्य के समय से ही बहुभाषी भारतीयों को जोड़ने का काम करी। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज इन इंडिया हैज़ एन एक्टिंग अ थ्रेड, मतलब कि धागा है जो जोड़ने का काम कर रही है, बाई कनेक्टिंग मल्टीलिंगुअल इंडिया सिंस द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में अनेक प्रकार का क्षेत्रीय भाषा होते हुए भी ब्रिटिश के समय से जब इंग्लिश आ गया तो इंग्लिश के कारण हम कम्युनिकेट करने में सफल हो गए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शहरों में तो हम अंग्रेजी में कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अशिक्षा के कारण वहाँ पे अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करने में, कम्युनिकेट करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे यह प्रश्न उठता है, यहाँ पे ही कहते हैं कि दिस लीड्स टू अ क्वेश्चन, व्हाई कैनॉट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक इन द सेम लैंग्वेज? इट वुड बी सो मच सिंपलर एंड स्ट्रेंथन आवर पावर एज अ यूनाइट ह्यूमन फोर्स। मतलब कि कहा जाता है, इससे यह प्रश्न उठता है कि विश्व के सभी लोग एक ही भाषा क्यों नहीं बोल सकते? यह बहुत अधिक सरल होता और एकजुट मानव शक्ति के रूप में हमारी शक्ति को भी मजबूत करता। जैसे कि यहाँ पे कुछ बातें कही गई है कि भाषा विलुप्त हो रहा है, उससे मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे कहा जाता है अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा को सीखना। जैसे कि मान लीजिए जो इंडियन है यहाँ पे इंग्लैंड चले गए, ठीक है, तो इंग्लैंड चले गए तो इसे इंग्लिश सीखना अनिवार्य है। ठीक है, इंग्लिश सीखेंगे, मैक्सिमम टाइम वो इंग्लिश ही बोलेंगे, वो बस घर पे फ़ोन पे बात करेंगे या रिश्तेदार आएंगे या उससे कम्युनिकेट करेंगे तभी वो अपनी भाषा का उपयोग करेंगे। ऐसे मैक्सिमम टाइम वो इंग्लिश ही बोलेंगे। उसके बाद एक पीढ़ी हो गया, फिर उसका चाइल्ड हो गया, तो उसे भी इंग्लिश पे ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर उस चाइल्ड का चाइल्ड हो गया, तो ये क्या होगा कि मातृभाषा को भूलने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी देगा हमेशा इंग्लिश में। मतलब कहा जाता है ना कि मैं सपने भी अंग्रेजी में देखता हूँ,
तो वही व्यक्ति सपना अंग्रेजी में देख सकता है जिसका मदर टंग इंग्लिश हो जाए। तो यहाँ पे यही कही जा रही है कि अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा को सीखना। इससे क्या होता है, जो माइग्रेट करते हैं लोग अपने नौकरी के लिए या स्वास्थ्य के कारण, और भी अनेक समस्याएं होती है जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिससे कि उनका मदर टंग होता है वो प्रभावित हो जाता है और जहाँ पे रहते हैं उसी स्थान की भाषा को सीखना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो कई पीढ़ियों से धीरे धीरे भाषा का यही कारण जो अभी हम लोगों ने ये पीढ़ियां दिखाए, उनके चाइल्ड और फिर उनके चाइल्ड। ठीक है, भाषा के व्याकरण, यहाँ पे भी कहा जाता है भाषा के व्याकरण और शब्द का लगभग पूरी तरह से बदलना, जो ग्रामर्स हैं वो बदल रहे हैं, इसके कारण भी अनेक भाषाएं लुप्त हो रही है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनिज्म, ठीक है, ये एक वर्ड है जिससे कि नए उपनिवेशवाद की ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है। तो इसके कारण भी भाषा विलुप्त हो रहा है। तो शिक्षा प्रणाली और मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया विलुप्त करने में भी सहायक है, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए मैं मगध बोल रहा हूँ, ठीक है, मगधी भाषा बोलता हूँ, परंतु मगधी भाषा का मुझे व्याकरण नहीं पता है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सीरियल, टीवी, मूवी नहीं देखता हूँ मैं मगधी भाषा में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ 10 सालों से, तो वो मैं मगधी भूलने लगूंगा या फिर मैं उसको उपयोग नहीं करूंगा, और जितने शार्पली वो गांव वाले बोलेंगे उतने शार्पली मैं नहीं बोल सकता हूं। तो यही कहा जाता है यहाँ पे राइटर एक कहानी के अनुसार समझाते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बाबेल की मीनार, यहाँ पे एक बाइबल की कहानी है जिसको कहा जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस, जिसके चैप्टर 11 में कहा गया है कि महान बाढ़, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी त्रासदी में बाढ़ आया। उसके बाद नूह के वंशज ने एक आम भाषा शुरू किया बोलना। नूह के वंशज वे पूरब की ओर चले गए और अंततः सिनार नामक स्थान पर बस गए। उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक शहर और एक टावर का निर्माण कर लिया। मतलब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया जा रहा है कि वन लैंग्वेज अगर होगा और एक कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी होगा तो उसके पास जो शक्तियाँ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनमें कोई भी भ्रम नहीं होगा, उनके विचारों में वो सही समझ पाएंगे कि दूसरे व्यक्ति की क्या मंशा है। तो यही कहा जा रहा है इस कहानी के द्वारा कि एक भाषा से उस समाज का इतना प्रगति हुआ कि वे स्वर्ग तक पहुंचने में सक्षम हो गए। तो यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाया जाता है कहानी को। हिब्रू बाइबल के देवता जो हैं यहोव, यह देखकर चिंतित हो गए और क्रोधित हो गए कि उनकी सामूहिक शक्ति को कैसे कम किया जाए। तो उन्हें इस कई समूह में तोड़ दिया। उन्होंने इसे, ये जो क्षेत्र था पहले एक भाषा था तो अब इसके डिसइंडिकेट कर दिया है, तो तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाने लगी। इससे संचार और समझ के संदर्भ में भ्रम पैदा हो गया और जो नए नए योजनाएं परियोजनाएं बनाई गई वो विफल होने लगी। तो कुछ लोगों की राय है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर बड़ी भूल की, जिससे उन्हें एकजुट होने में आसानी हुई, क्योंकि अलग अलग भारत में जो रीजनल लैंग्वेज थे उससे क्या होता था कि सभी लोग सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अंग्रेजी को कॉमन बना दिया गया, जबरन सिखाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, जिससे कि अब सभी लोग अंग्रेजी कुछ न कुछ जान गए थे, जिससे कम्युनिकेट करने में आसानी होने लगा, जिससे संवाद करने, उपनिवेशवाद को समाप्त करने में आसानी हुआ और हमें स्वतंत्रता मिल गई। भले ही कहानी सच हो या झूठ हो, इस कथा के लेख को एक आम भाषा की ताकत का पता चल गया। भाषा सूचना, विचारों और भावनाओं को हस्तांतरित करने का एक माध्यम है। भाषा विलुप्त होने का पूर्वानुमान, मतलब कि एक जर्नल है वो भाषा विलुप्त होने का एक पूर्वानुमान लगाया। अनुमानतः दुनिया भर में 7000 अलग अलग भाषाएं मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, लेकिन ये भाषाएं तेजी से श्रिंक हो रही, कम हो रही है। द इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित एक दिलचस्प गणितीय मॉडल, जिसमें 100 वर्षों के भीतर 35,000 से कम बोलने वाली 40% भाषाओं के विलुप्त होने की भविष्यवाणी की गई। विलुप्त होने का मतलब है कि भाषाएं अब मातृभाषा या प्रमुख भाषा के रूप में नहीं बोली जाएगी। संक्षेप में, समय के साथ भाषाओं की विविधता कम होती रही है। तो दुनिया में लगभग आधे लोगों की मातृभाषाएं जो है, जैसे कि यूएसए का हो गया, उसके बाद यूके का हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में जैसे कि फ्रेंच, स्वीडिश, उसके बाद स्पेनिश, ठीक है, उसके बाद रशियन, चीनी, जापानीज, हिंदी। तो यही कुछ प्रमुख लैंग्वेज, 1 2 8 10 लैंग्वेज जो हैं वही पूरे विश्व में ज़्यादातर बोली जाती है। तो यही कही जा रही है दुनिया भर में लगभग आधे लोगों की मातृभाषा 10 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। जैसे भाषा विविधता को गंभीर खतरा हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है उसको खतरा हो रहा है। तो आज अंग्रेजी जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो कहा जाता है राइटर के द्वारा कि ब्रिटिश औपनिवेशवाद था, जो ब्रिटिशर का कॉलोनीज था, उसी के कारण ब्रिटिशर ने अपने मदर टंग को, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रचार किया। उसी के कारण यूएसए हो गया, उसके बाद साउथ
अमेरिकन का कॉन्टिनेंट हो गया, उसके बाद फिर सभी जगह तो इसी की कॉलोनी थी, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया। तो इसी कारण इंग्लिश का इतना प्रचार प्रसार हुआ और आज के समय में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो इंग्लिश ही है। तो भाषाओं की विविधता में कमी और उनके विलुप्त होने का संबंध उन देशों में लोगों के प्रवास से भी है जहां एक ही भाषा है। जब लोग प्रवास करते हैं तो उस देश की बोली जाने वाली भाषा को प्रमुख भाषा के रूप में अपनाने का दावा होता है, जैसे कि उस क्षेत्र में जाएं जहां पे उस भाषा को जानें तो वहाँ की संस्कृति को समझ सकें और वहाँ वाले उस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक लाभों का भी लाभ उठा सके। इसी के लिए उनकी मजबूरी होती है कि जिस क्षेत्र में वो पलायन करते हैं उस क्षेत्र का स्थानीय भाषा वो सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब विदेश जाते हैं तो वहाँ का भाषा सीखना बहुत ही मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। तो इस प्रक्रिया में पहली पीढ़ी, जो हम लोग चाइल्ड वाला एग्जाम्पल दिए थे उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि इस प्रक्रिया में पहली पीढ़ी के प्रवासी द्विभाषी हो जाते हैं, अगली पीढ़ी की अपनी मातृभाषा पर कमज़ोर पकड़ हो जाता है और तीसरी पीढ़ी वाले अपने दादा दादी या परदादा परदादी के बिल्कुल भी नहीं बोली जाती भाषा। तो यही कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषी देशों में बढ़ते प्रवास, जैसे यूएसए हो गया या यूके हो गया, इन क्षेत्रों में भारत द्वारा बहुत ज़्यादा भारत से प्रवासी जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो भाषा है वो हिंदी जो बोलते हैं वो संख्या घटने लगेगा निरंतर। तो कहा जाता है अंग्रेजी में अब 340 मिलियन देशी बोलने वाले, मतलब कि अंग्रेजी भाषा 340 मिलियन लोग बोलते हैं और 1.2 अरब से अधिक दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसमें यही कहा जाता है इसमें वृद्धि भी हो सकती है। तो किसी को आश्चर्य होता है कि दुनिया में अनुमानित यहाँ पे 586 मिलियन जो है दूसरी भाषा बोलने वाले हिंदी का क्या होगा। तो क्या यह अंग्रेजी के स्तर तक बढ़ जाएगा या फिर ये और नीचे गिरेगा, इसकी संख्या और घटेगी। अगर भारत, यहाँ पे देखिए बात यह है कि अगर डेवलप जल्दी से हो जाता है, यहाँ पे लिटरेसी 100% आ जाती है तो फिर हमारा जो लैंग्वेज है वो इन्हांस होगा वर्ल्ड वाइड पे। लेकिन अगर हमारा जो है लिटरेसी रेट धीरे धीरे घटता जाता है, ये जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं ये समाधान नहीं होते हैं, अगर हम अपने सही चीज़ों को नहीं पहचानते जो हमारी समस्या का समाधान है, तो फिर हमारा जो है माइग्रेशन बढ़ता जाएगा। विदेश में जाना जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो फिर जो लोग सक्षम हैं वो चाहते हैं कि अपना लाइफ को और बेहतर कर सके, इसके लिए वो प्रवास करते हैं, चाहे वो कमाने के लिए जाएं या फिर नौकरी पाने के लिए जाएं या फिर अन्य किसी कारण से जाएं या फिर हेल्थ इश्यूज़ के लिए जाएं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो फिर हम विदेश में क्यों जाएंगे इलाज कराने के लिए। अब देख लेते हैं भाषा सूचकांक क्या कहता है। तो भाषाई विविधता सूचकांक मतलब कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसे दुनिया की भाषाओं के मातृभाषा बोलने वाले की संख्या में पिछले 30 वर्षों के रुझान को मात्रात्मक रूप से समझने के लिए पेश किया गया है। भाषाओं की गिरावट को मापने के लिए एक उपाय है, एक भाषा विविधता सूचकांक भी है, जहां संभावना है कि असामान्य मतलब रैंडम रूप से आबादी से चुने गए दो लोगों की मातृभाषाएं अलग अलग होगी। मतलब ये संभावना जताई जा रही है, ठीक है, कि दो लोगों को चुना जाए अलग अलग जगहों से तो मैक्सिमम चांस है कि वो दोनों की भाषाएं अलग ही होगी। यहाँ पे 2 पॉइंट रखे गए हैं, 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 उसी का होगा जो सभी लोग उस क्षेत्र के 100% लोग एक ही भाषा बोलते हैं, और 1 उसका होता है कि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब कि उस देश का जिसका संख्या 1 होगा, मतलब जिसको 1 स्कोर किया जाएगा तो उसके यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा लैंग्वेज में। तो यही बात किया जाता है जिन देशों में कम संख्या में मातृभाषा बोले जाते हैं वहाँ बड़ी संख्या में मातृभाषा वाले देशों की तुलना में LDI मतलब कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स कम होगा। उदाहरण के लिए जैसे यूके में जो LDI है वो 0.139 है, मतलब कि वहाँ मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। भारत है वहीं 0.930 है, मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषाओं में विविधता है। दिलचस्प बात यह है कि USA में प्रमुख भाषा यूके की ही तरह है, परंतु वहाँ विभिन्न देशों के प्रवासियों के आ जाने से वहाँ का जो है LDI है वो बढ़ के 0.353 हो, क्योंकि वहाँ चीनी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, उसके यूरोपियन यूनियन के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, स्वीडिश रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना भी भाषा बोलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे विविधता बढ़ गया है, तो इसलिए LDI यहाँ पे बढ़ गया है। तो LDI के संदर्भ में 3 सबसे निचले रैंक वाले देश जो हैती में 0.0, मतलब कि यहाँ एक भी व्यक्ति ना वहाँ के स्थानीय भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं बोलता। क्यूबा भी कुछ उसी तरह का है कि वहाँ भी मैक्सिमम लोग जो है 99.9% लोग वो वहीं का स्थानीय भाषा बोलते हैं। समोआ में भी इसी तरह स्थिति है, जबकि शीर्ष रैंकिंग में जैसे पापुआ न्यू गिनी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का। वानुआतू जो अभी हम लोग पढ़े थे, 1-2 दिन पहले पढ़े थे, इस लोकेशन को हम लोग डिस्कस किए थे जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। उसका सोलोमन वहाँ पे ही आइलैंड है, हम समझाए थे वीडियो में, ठीक है।
वो ऑस्ट्रेलिया के ही पास है, साउथ पैसिफिक में, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन भी याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी, वानुआतू और सोलोमन, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि किस देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं विलुप्त हुई, जैसे कि अमेरिका में 227 भाषाएं जो है वो विलुप्त हो गई, भारत में 199 और चीन में 148। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे याद रखिएगा। ब्राज़ील में 190 भाषाएं विलुप्त हो चुकी है, इंडोनेशिया में 148, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, इससे क्या होता है कि हमारा जो स्थानीय भाषा है वो विलुप्त होता जा रहा है। तो यही पे राइटर कहते हैं ILD दर्शाता है कि विश्व स्तर पर 1970 से 2005 की अवधि की भाषाएं विविधता में 20% गिरावट आई है। क्षेत्रीय रूप से स्वदेशी भाषाएं विविधता में अमेरिका में 60% से अधिक गिरावट आई है क्षेत्रीय भाषाओं में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 30% से अधिक और अफ्रीका में लगभग 20% क्षेत्रीय भाषाओं की गिरावट आई है। लेकिन केवल एक निश्चित संख्या में भाषाओं के अनुमान से सूचकांक की गणना करना मान लिया जाए तो 7000 भाषाओं में से लगभग 1000 भाषाएं समय के साथ हमें सही तस्वीर नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है। तो सूचकांक वास्तव में दुनिया की सभी बोली जाने वाली भाषाओं के बीच बोलने वाले वितरण को समझती है कि वो डाइवर्सिटी कितना है। तो जो पाता है कि समय बीतने के साथ साथ वितरण भी असमान होता जाता है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी संख्या में लोग जो हैं कई छोटी भाषाओं की कीमत पर केवल कुछ प्रमुख भाषाओं की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरतें हैं उनकी ना, कि मान लीजिए हम किसी गांव से आए हैं, मान लीजिए हम मिथिला भाषा बोलते हैं, वो बिहार के एक छोटे से जगह का है, और अगर हम किसी कारण से हमें स्पेन जाना पड़े तो वहाँ पे हम स्पेनिश भाषा सीखते हैं। तो हिंदी तो छोड़िए, हिंदी तो फिर भी हमें याद रहेगा, लेकिन क्या हम मिथिला अच्छे से याद रख पाएंगे? मान लीजिए हम याद रख पाते हैं, मान लीजिए मेरा 3rd जनरेशन 4th जनरेशन ये तो भूलने लगेगा। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि हम देख रहे हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप भाषाई विविधता का नुकसान हो रहा है, अंततः कुछ भाषाएं विलुप्त हो रही है। तो लिंग्विस्टिक सोसाइटी, यही एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका LSA, याद रखिएगा, ये एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आया है जिससे कि हम दर्जनों भाषाओं को केवल एक ही जीवित मूल वक्ता है, मतलब किसी एक मुख्य भाषा के कारण समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम दर्जनों भाषाओं को मतलब प्रोक्योर करते हैं, बचा रहे हैं, जो दर्शाता है कि कुछ भाषाएं किसी अनिश्चित स्थिति में हैं और एक बार वे विलुप्त हो जाते हैं तो एक पहचान और संस्कृति भी लुप्त हो जाती है। यहाँ पे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका डोजन, मतलब कि दर्जनों डोजन ऑफ लैंग्वेजेस टुडे हैव ओनली वन लिविंग नेटिव स्पीकर। यहाँ पे कहा जाता है जैसे भारत में बहुत सी विविधताएं वाले भाषा हैं, फिर भी भारत में मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है नॉर्थ में, और वहीं साउथ में देखा जाए तो फिर वहाँ का स्थानीय भाषा ज़्यादा बेहतर है। विच शोज हाउ प्रिकेरियसली प्लेस्ड सम लैंग्वेजेस आर वंस दे वैनिश एंड आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑल्सो वैनिश, मतलब कहा जाता है कि एक बार अगर वो भाषा समाप्त हो जाती है तो उसकी पहचान और संस्कृति भी साथ में समाप्त हो जाती है। भाषा न केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संचार का माध्यम है, बल्कि यह सांस्कृतिक मूल्यों और स्वदेशी ज्ञान को भी वहन करता है। भाषाओं को विलुप्त होने से पहले यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि भाषाओं के विलुप्त होने से केवल सांस्कृतिक विविधता में कमी आती है, परंतु यहाँ पे एक बात और कही जाती है, एक पॉजिटिव बात, मतलब कि यहाँ पे विलुप्त होने को भी पॉजिटिव मान लिया गया है कि अगर भाषा विलुप्त हो रहा है तो हमारा जो संस्कृति वो भी उसकी विविधता है विलुप्त हो रही है, लेकिन इससे ये भी तो हो रहा है अगर एक लैंग्वेज हम सीख रहे हैं पूरे विश्व भर में तो उसके कल्चरल एकरूपता, सांस्कृतिक एकरूपता में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा 2018 में प्रकाशित किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 42 भाषाएं विलुप्त होने की ओर बढ़ रही है। इसमें इसका एक क्राइटेरिया है कि जो भाषा 10,000 लोग से कम बोलते हैं तो वो भाषा लुप्त प्राय मानी जाती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में है। इन्हें 10,000 से भी कम लोग बोलते हैं। तो यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार केवल 10,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा संभावित रूप से खतरे में है। अधिकांश लुप्त होती भाषाएं जो है वो स्वदेशी स्थानीय समूह के भाषाएं हैं जो लुप्ति के स्थिति में है। ठीक है, लुप्त प्राय स्थिति में है। दुनिया जैव विविधता को लेकर बहुत चिंतित है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चिंतित है। प्रजातियों के खत्म होने की चिंता है। यदि हम ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि विभिन्न भाषाओं की तुलना भाषा क्षेत्र की विशिष्ट प्रजातियों से की जाती है, मतलब कि ये भी हम मान सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्थानीय भाषा जो हमारा विलुप्त हो रहा है तो उससे संबंधित प्रजातियां भी विलुप्त हो रही होगी। राइटर का यही कहता है भाषा का कोई भी नुकसान न केवल भाषाई विविधता का नुकसान है बल्कि उनके सांस्कृतिक विविधता, विचार
और ज्ञान के संदर्भ में भी नुकसान है। तो अब व्यापक वैश्विक पटल पर भाषाओं के गिरने से रोकना चाहिए और इसके विकास करने का समय आ गया है। तो दुनिया को कम से कम अपनी कुछ लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करने के तरीके और साधन खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो LSA जो काम कर रहा है अभी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलने की ज़रूरत है मैक्सिमम देशों से। तो इसके लिए इसकी जो कोशिशें हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह भाषाओं के अनुवाद के साथ साथ वीडियो टेप, ऑडियो टेप और लिखित रिकॉर्डिंग भी बना रहा है, जिससे कि हम इसको लंबे समय तक बचा के रख सकें और इसको पुनर्जीवित करने में भी आगे बढ़ सके। तो आशा की जा रही है कि अन्य संस्थान भी इसका अनुकरण करेगा और जिस भी तरीके से संभव हो सके भाषाओं को लुप्त होने से बचाया जा सकेगा और उससे संबंधित हम अनेक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठा सकेंगे। अगला आर्टिकल है इंडो पैसिफिक में सियोल की खोज। मतलब कि अभी वर्तमान समय में जो सियोल है वो साउथ कोरिया का रीजन है, ठीक है। तो अब साउथ कोरिया और भारत के बीच में 50 वर्षों का संबंध हो गया है। तो इसी संबंधित इस पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जाता है कि इस साल अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया ने नेताओं के बीच ऐतिहासिक, ये जो है इम्पोर्टेंट है, कैंप डेविड शिखर सम्मेलन 3 पारंपरिक सहयोगियों के बीच रणनीतिक साझेदारी की एक नई शुरुआत की प्रतीक दी है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कहा जाता है, ये पहले फिगर देख लीजिए कि हम जो है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाए हुए, उसके बाद हमारे साथ इंडिया के साथ संबंध है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है, जापान के साथ संबंध है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इसको काउंटर करने के लिए और उसके बाद साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो एग्रेसिव अप्रोच है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये सारे जो कंट्रीज हैं जो चाइना सी से कनेक्टेड हैं, चाहे नॉर्थ चाइना सी में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो, वो इसका सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का, जैसे इंडिया का, USA का सहयोग कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे कहा जाता है भारत और कोरिया गणराज्य अपने राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष का जश्न मना रहा है। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन और सियोल में एक ताज़ा नई रणनीतिक सोच नई दिल्ली के लिए विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कल्पना का एक बेहतर अवसर बना है, ठीक है। जिससे जापान और अमेरिका के साथ साथ कोरियन गणराज्य में भारत की जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें रणनीति में एक महत्वपूर्ण अंग साबित हो सकता है, ठीक है। हालांकि पूर्वी एशियाई क्षेत्र में हाल के भू राजनीतिक विकास, मतलब कि अभी हाल में भी देखा गया है कि जो ईस्टर्न एशियन है या साउथ ईस्ट एशियन है, यहाँ पे अभी भी चाइना का ही प्रभुत्व है। तो यहाँ पे कहा जाता है हालांकि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में हाल के भू राजनीतिक विकास के व्यापक संदर्भ में भारत और मतलब कि सियोल की बात की जा रही है कि राजनीतिक साझेदारी की संभावनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ उनमें कुछ ऐसी बेहतर स्थिति मिल सके। तो इसका महत्व क्या है, कैंप डेविड मीट का मतलब इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक अमेरिका में दक्षिण कोरिया, जापान, USA अभी हाल ही में ये तीनों ऑलरेडी एक त्रिपक्षीय बैठक किए हैं, ठीक है, कैंप सम्मेलन के संबंधित। तो यह सकारात्मक द्विपक्षीय विकास जो अभी हमारा भारत के साथ होने वाला है, तो कहा जा रहा है यह सकारात्मक द्विपक्षीय विकास जो है ये त्रिपक्षीय देशों द्वारा बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण की मान्यता में भी और वृद्धि करेगा, ठीक है। तो ऑकस मतलब कि हम चाइना के विरुद्ध और बेहतर तरीके से खड़ा हो गए। जैसे चाइना काउंटर करने के लिए और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे ये ग्रुप है यूकस। ऑकस में US, UK, इंग्लैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद क्वाड, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, उसके बाद चिप 4 अलायंस मतलब कि US, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया। देख रहे हैं सारे जो हैं ये तीनों चारों ग्रुप ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली बनाया गया है, के साथ मिलकर एक मजबूत स्थिति की ओर ले जाता है। अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन संरचना हालांकि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही है, परंतु अभी जो ग्रुप्स बनाए गए हैं USA के द्वारा अभी ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है, खासकर साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी में, ठीक है। तो इसमें दूसरी बात कही जा रही है राइटर के द्वारा कि शिखर सम्मेलन में टोक्यो के साथ एक बेहतर संबंध, चीन पर अमेरिकी दृष्टिकोण के साथ अधिक तालमेल और इंडो पैसिफिक में भागीदारी के साथ साथ दक्षिण कोरिया को इंडो पैसिफिक में एक नई रणनीतिक दिशा में स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरी बात कही जा रही है राइटर के द्वारा, यह किसी कीमत पर चीन को नाराज न करने के मतलब कि पहले जो स्थिति थी साउथ कोरिया का कि यह किसी भी कीमत पर चीन के संबंध खराब नहीं करता था। चीन को नाराज न करने की सियोल के पारंपरिक दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव आ गया है। उदाहरण के लिए पिछली सरकार अपने संभावित रणनीतिक नीतियों और सियोल की बीजिंग से आर्थिक निकटता इसके कुल निर्यात का लगभग 20% चीन को जाता है को देखते हुए चीन की चुनौती को स्पष्ट करने से बहुत कतरा रही थी। परंतु अभी वर्तमान समय में जो नई सोच आ गई है इस दृष्टिकोण को इंगित करने की
प्रतीत होता है कि चीन पर व्यापार निर्भरता का मतलब ये नहीं, मतलब ये कहा जा रहा है सियोल के द्वारा कि चीन के साथ जो मेरी ट्रेड डिपेंडेंसी है, व्यापार का निर्भरता है, उसके कारण हम जो बढ़ती चीन सैन्य उपस्थिति है साउथ चाइना सी में या फिर नॉर्थ चाइना सी में, इस पर हम निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, डिएक्टिव नहीं रह सकते हैं, इसके लिए एक्टिवली कोई काम करेंगे, इसका अपोज करते हैं। ठीक है, तो इसी की कहा जाता है, इसी के लिए ये अभी वर्तमान समय में यूएस और इंडिया जैसे देशों के साथ जुड़ रहा है। तो चौथी बात कहते हैं कि कोरिया गणराज्य को आज क्वाड समूह में भी शामिल होने जा रहा है साउथ कोरिया। तीव्र इच्छा है इसका। तो सियोल कुछ समय में से यह चाहता है कि, लेकिन अतीत की कड़वाहट को देखते हुए यह अनिश्चित था कि टोक्यो उसकी बात को समर्थन करेगा नहीं, लेकिन कैंप डेविड शिखर सम्मेलन ने शायद इसे बदल दिया और यह संभव हो गया कि दक्षिण कोरिया अगले साल क्वाड प्लस में सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। अंततः आज सियोल में विदेश नीतियों का एक नया उत्साह है, मतलब कि आज जो सियोल में नए विदेश नीति को बनाया गया है, राष्ट्रपति यूकू येसोल, ठीक है, राष्ट्रपति यूसुक येओल ने घोषणा की कि उनकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है दक्षिण कोरिया के वैश्विक निर्णायक राज्य। मतलब कि पहले क्या होता था कि ये जो वैश्विक पटल के कोई भी मुद्दे होते थे तो उस पर वोटिंग नहीं कर पाते थे, इनका झुकाव या तो अमेरिका या तो चाइना की तरफ होता था, लेकिन ये अब अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और अपने आप को वैश्विक पटल पे बहुत ही मजबूती से उतार रहे हैं। ठीक है, अमेरिका और जापान के साथ देश की भागीदारी, यूक्रेन को समर्थन, चीन की चुनौती की अभिव्यक्ति और भारत प्रशांत में एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा इस नई दृष्टि को रेखांकित करती है। तो बोला जाता है कि जैसे कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर अपना वोट किधर देना है, उसके बाद चीन की चुनौती को कैसे काउंटर करना है, भारत प्रशांत के क्षेत्र में मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है, जिससे कि जो साउथ चाइना सी में चीन की जो बर्बरता स्थिति है, चीन की जो विस्तारवादी स्थिति है, उसको कैसे काउंटर करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक बेहतर वैश्विक निर्णायक राज्य के रूप में बनने के लिए एक सशक्त विदेश नीति बनाया है। यह भूराजनीतिक संदर्भ भारत और कोरिया गणराज्य को अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने में अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कोरिया गणराज्य भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्वाभाविक भागीदार है। इंडो पैसिफिक में कोरिया गणराज्य का स्थान चीन के करीब है। एक अमेरिकी सहयोगी होने के साथ साथ भारत को एक यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि जो पहले से कोरिया जो है वो यूएसए का अलाई कंट्री है, जिससे कि भारत का भी और बेहतर संबंध हो जाएगा। भारत भी यूएसए का अलाई कंट्री है। तो दूसरी बात कही जाती है कि कोरिया गणराज्य और भारत दोनों के लिए चीन का उदय और एशियाई सुरक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, वास्तुकला को भी व्यवस्थित करने के लिए भी इसका सहयोग मिलेगा भारत के साथ सियोल का। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात कही जा रही है कि भारत के लिए सियोल ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार हो सकता है जब भारत अपने इतिहास में, मतलब कि यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री में जैसे यहाँ पे सियोल में भी ज़्यादातर बौद्धिज्म ही मानी जाती है, तो इसकी जो जड़ें हैं भारत में है। तो यही कहा जा रही है कि भारत अपने इतिहास में पहले से ही कहीं अधिक करीब है अमेरिका की तुलना में। तो चीनी इरादों और शक्तियों के बारे में इतना चिंतित है जितना इतिहास में पहले कभी नहीं था। तो यहाँ पे इसलिए चीन के जो इरादे हैं कहीं वो उसे भी हड़प न ले, इस डर से वो सियोल जो है चिंतित है और लगातार यूएसए और इंडिया के संपर्क में है, जिससे कि अपनी स्थिति को वैश्विक पटल पे मजबूत कर सके। तो ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूज़ द हिंदू के। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।